पहले 3 की मेंबर हैं ग्रुप के, उनमें से अगर किसी एक का सिबिल स्कोर में कोई दिक्कत आ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कराई है वहाँ पे इन्फॉर्म करे तो वो उसको निकाल के एग्जिट करके कोई और मेंबर भी डाल सकती है एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो प्रोसेस पूरा करके तो वो हो सकता है, तो दोबारा रिकंसीडर हो सकता है वो वाला। जी। एग्रीजोन, बेलर, रेक, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल ये मशीनें तो देगा, लेकिन ट्रैक्टर तो किसी और का ही लेना पड़ेगा। तो मल्टीपल कोटेशनें इसमें एप्लीकेबल होंगी। मल्टीपल कोटेशनें एप्लीकेबल होंगी। किसान भाई जितनी भी जगह से आप बल्कि ट्रैक्टर किसी का भी ले रहे हैं, एग्रीजोन के इम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कोटेशनें वहां से ही आएंगी। सभी की कोटेशनें एक जगह बैंक की प्रोजेक्ट बोर्ड में लगेगी और पेमेंट भी उसी के हिसाब से उनके डीलर को ही होगी। किसान भाइयों को ये भी बता दें कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आपके हेड ऑफिस ने ये सभी ब्रांचों को सचेत कर दिया है, उनके पास ये मैसेज पहुंच गया है कि मेरा किसान कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करता तो वहां ये इन्फॉर्मेशन है। किसी को कंफ्यूजन है, कोई भी बात पूछनी है तो आप कोई भी एग्रीजोन से या किसी एजेंसी से या किसी भी ब्रांच से हमारे बारे में पूछ सकता है, संपर्क कर सकता है भारतीय स्टेट बैंक से। सरकार ने जो इंस्ट्रक्शन डाली है कि वो अगर 30 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 30 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 80% सब्सिडी, मैक्सिमम 24 लाख सब्सिडी दे देगी। किसान वीरो सत श्री अकाल। एग्रीजोन किसान सेवा केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CRM ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ CHC ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जुड़े ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर श्री शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी, आपका स्वागत है एग्रीजोन किसान सेवा केंद्र में, जो आपकी पंजाब सरकार के साथ खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग जो पंजाब का है उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई है, जो सब्सिडी ग्रुप में जिसमें 9 ग्रुप मेंबर होते हैं जिसको फार्मर ग्रुप बोलते हैं, और CHC में कस्टमर हायरिंग सेंटर जिसको एक इंडिविजुअल फार्मर अप्लाई करके उसमें 24 लाख सब्सिडी जिसमें आती है, 30 लाख मिनिमम तक की बाइंग कर सकता है। तो उसको क्योंकि सब्सिडी इस बार बैक एंड है, बैक एंड सब्सिडी के बारे में भी समझाएं, और जो AIF स्कीम वो क्या है, उसमें कैसे आप फंडिंग करेंगे, सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें डिटेल में जो हमारे साथ किसान भाई बैठे हैं इनके साथ साझी करें। किसान वीरों सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। मैं धन्यवाद करता हूं एग्रीजोन का जो आपके सम्मुख होने का मौका मिला और हमारे डीलर भाइयों को भी बताने का मौका मिला कि ये स्कीम इस बार जो चेंज होके आई है CRM, ये पिछले साल पंजाब सरकार का एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम में हम फोकस हैं सिर्फ 30 लाख वाले जो प्रोजेक्ट पे, जो छोटी यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें सरकार ने जो इंस्ट्रक्शन डाली है कि वो अगर 30 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 30 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 80% सब्सिडी, मैक्सिमम 24 लाख सब्सिडी दे देगी। ये सब्सिडी बैक एंडेड रहेगी। बैक एंडेड सब्सिडी का मतलब क्या है कि हमें 24 लाख या उससे ज़्यादा का लोन तो लेना ही पड़ेगा। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम ये लोन लेके सरकार को लेटर देगा बैंक, और सरकार बैंक को सब्सिडी देगी। हम अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है या उससे ज़्यादा भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 90% तक, अगर 2 करोड़ तक की प्रोजेक्ट 2 करोड़ तक का लोन है तो 90% तक लोन दे सकते हैं उसको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में। तो अगर 30 लाख या उससे ज़्यादा है, 40 लाख 45 लाख, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसका 90% हो सकता है, 30 से कम हो तो उसका भी 90% हम लोन दे देंगे। सरकार अपने मापदंड के हिसाब से 80% तक की सब्सिडी देगी। इसके लिए फार्मर्स की लिस्ट और ग्रुप्स की लिस्ट रिलीज होनी शुरू हो गई है। ग्रुप्स को सैंक्शन लेटर सरकार की तरफ से मिल गए हैं, तो अब उनको बैंक से लोन लेना कंपलसरी है। अगर इंडिविजुअल है तो वो थोड़ा आसान है, उसको सिर्फ अपने आधार, पैन और अपनी एसेट्स लायबिलिटी की स्टेटमेंट देनी है। बैंक वालों ने देखना है, उसको विजिट करना है, क्या वो लोन देने लायक है, उनके सिविल रिकॉर्ड अच्छे हैं, मार्केट में रेपुटेशन है, क्या वो इस काम को चला लेंगे।
इन सारी अधिक बातों के आधार पे बैंक उसको फार्मर को लोन देगा। वो लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में होगा। उसको फार्मर AIF के पोर्टल पे अप्लाई करेगा, जिसमें बैंक आपकी मदद कर देगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट उसमें अपलोड करनी होती है, वो बैंक के पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमारे टेक्निकल ऑफिसर द्वारा बनाया गया है। तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे आपके नाम, पता और मशीनों की डिटेल चेंज करके और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस जो एक्चुअल में आपकी मशीन के हिसाब से आएंगी वो चेंज करके बैंक आपकी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो सब्सिडी आपकी रिलीज करेगी। इसमें जैसे ही लेटर आपको मिलेगा तो आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक उसके बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपको सैंक्शन लेटर देगा। उसके बाद सरकार की इंस्ट्रक्शन या स्कीम की इंस्ट्रक्शन कहती है कि 50% सब्सिडी हम पहले ही रिलीज कर देंगे बैंक को। तो सब्सिडी रिलीज करना और ना करना सरकार का काम है। जब तक सब्सिडी नहीं आएगी बैंक का काम है आपको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अधीन लोन करना। सब्सिडी एक एडिशनल पार्ट है। आपको 90% लोन हो जाएगा, 10% मार्जिन आपने अपना डालना है, सारा पैसा डीलर को चला जाएगा जिससे आप मशीन खरीद सकते हैं। सरकार की जब सब्सिडी आएगी, मान लीजिए 24 लाख आई और हमने 90% 30 लाख का 27 लाख लोन किया, तो वो 24 लाख रुपए उस 27 लाख के लोन के साथ लिंक हो जाएंगे जैसे ही सब्सिडी आएगी। आने के बाद जब तक सब्सिडी नहीं आएगी आपको पूरे 27 लाख पे ब्याज लगेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि आपको हम लोन दे रहे हैं मशीन खरीदने के लिए और काम करने के लिए, जिस काम से आप किस्त भरेंगे। इसमें किस्त की भी आजकल, पहले मंथली होती थी, आजकल हाफ ईयरली यानी 6 माही या पूरी साल की किस्त बन सकती है आपकी इस स्कीम के तहत। तो आपकी किस्त जैसे अक्टूबर नवंबर में आपका पैडिस्टा का काम होना है तो 31 दिसंबर की किस्त भी बैंक बना सकता है अभी, सालाना किस्त। तो जब तक सब्सिडी नहीं आएगी तो हम आपसे सालाना किस्त के हिसाब से ब्याज और प्रिंसिपल जो उसका मूल मांगेंगे वापस किस्त भरने के लिए। सब्सिडी आने के बाद वो सब्सिडी मान लीजिए 24 लाख आ गई तो 3 लाख बचा हुआ है, तो सब्सिडी आने के बाद उस किस्त को रिशेड्यूल कर दिया जाएगा और वो 24 लाख बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में आपकी आखिरी किस्त के रूप में हमारे पास धरोहर के रूप में रहेगी। अगर फिर 3 लाख पे ही ब्याज लगेगा और फिर आपको किस्त भी 3 लाख के हिसाब से ही देनी है और 24 लाख आखिरी किस्त के रूप में आपके अकाउंट में जाके बंद होगा 5 साल बाद या जो भी सरकार की इंस्ट्रक्शन उस टाइम आएंगी उसके हिसाब से। सब्सिडी अगर बीच में कोई दिक्कत होती है, बैक एंडेड सब्सिडी का मतलब ये है अगर आपने काम नहीं किया, किसी ने मशीन बेच दी, कोई और नुकसान कर दिया, गाइडलाइंस के हिसाब से काम पूरा नहीं हुआ, तो सरकार कभी भी आपसे वो बैंक को लेटर लिखेगी कि इस फार्मर ने या इस ग्रुप ने काम नहीं किया, हमें सब्सिडी वापस दे दी जाए। तो सर बैंक सब्सिडी को वापस दे देगा। बैक एंडेड सब्सिडी का मतलब ये है। और पूरा 24 लाख या 27 लाख जो भी हमने आपको लोन दिया है वो बैंक अपने प्रोसीजर के थ्रू आपसे पूरा पैसा रिकवर करेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में बैंक का रोल है 90% लोन करना एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में। सब्सिडी अगर आती है तो उसको लिंक करना, रिमेनिंग अमाउंट पे आपकी किस्त बनाना और आपको इस बारे में पूरा गाइड करना। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सर ने बोली कि फार्मर ग्रुप्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इंडिविजुअल को डॉक्यूमेंट चाहिए मेन आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, सिविल में उनके लोन भी आएंगे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आया, इसका मतलब है उसके नाम जमीन है, तो जमीन का प्रूफ ऑनलाइन आपकी पंजाब सरकार की हमारी साइट से निकल जाती है। वो प्रूफ वेरीफाई करना भी बैंक की जिम्मेदारी होती है। आपके नाम 2-3 ट्रैक्टर ऑलरेडी हैं और चीज़ें, मशीनें हैं जो आपको एड ऑन करेंगी, लोन पास करने वाले अधिकारी को हेल्प करेंगी कि हाँ आपको काम आता है, काम कर सकते हो या काम करना आपको पहले से आता है। या आपके परिवार में भी कोई अच्छी बात है कि इनके फादर इस तरह का काम करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, आपका खेती का एक्सपीरियंस है, ट्रैक्टर्स के एक्सपीरियंस है, चलाने में आप माहिर हैं, इस तरह के जो सबूत हैं वो लोन के लिए रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, उसके बेस पे लोन पास किया जाता है। तो इसलिए अगर आपके नाम कोई एसेट्स लायबिलिटी हैं, आपके बारे की बातें हैं, आपके परिवार की वेरिफिकेशन होगी, गांव में पता किया जाएगा कैसे हैं,
काम करने लायक है या नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेने में ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट यही है, प्रोजेक्ट कोस्ट बनाने में, अपलोड करने में, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस पर अपलोड करने में, उसके वेरिफिकेशन में, हर चीज़ में बैंक आपकी मदद करेगा। और ग्रुप में मेन क्या है कि अब ग्रुप रजिस्टर्ड है और ग्रुप के नाम से सब्सिडी ग्रुप्स को ज़्यादा मिल रही है इस बार। तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या है कि जो भी आपने सोसाइटी रजिस्टर कराई है उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, सोसाइटी का पैन कार्ड, सोसाइटी के जो मेन मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली कम से कम 3 मेंबर्स, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेन जो केवाईसी लिए जाते हैं। केवाईसी में और भी डॉक्यूमेंट आते हैं, मगर आजकल जो मेन प्रचलन में है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो। और सोसाइटी के बाईलाज में लिखा होता है कि ये सोसाइटी ये खेतीबाड़ी रिलेटेड ये काम कर सकती है, और साथ में ये भी लिखा होता है कि ये सोसाइटी अगर काम करेगी तो ये लोन लेने के लिए अथराइज भी है। उन्हीं बाईलाज में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि अगर लोन लेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये उनके मेंबर जितने भी हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो बताएंगे कि पहले हमने बैंक में लोन लेने से पहले नॉर्मली करंट अकाउंट सोसाइटी का खुलवाना होता है। पहले रेजोल्यूशन में आएगा कि हम करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इस बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक की इस शाखा में, और हम इन 3 मेंबर्स को नॉर्मली प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव और ट्रेजरर यानी खजांची, तीनों को ऑथराइज किया जाता है कि ये तीनों लोग डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ऑथराइज हैं। उसकी वेरिफिकेशन करके बैंक आपका करंट अकाउंट खोल लेगा और आपका लोन की प्रक्रिया शुरू करके उसके लिए भी दूसरा रिजोल्यूशन दिया जाएगा कि हम सारे ये रिजोल्व करते हैं कि हम इस कमेटी के मेंबर हैं, समिति के मेंबर हैं, और इसमें ये 3 हमारे जो मेन मुख्य जो डीलिंग पर्सन हैं ये साइन करने के लिए ऑथराइज हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन बेसिकली होती है कि क्या ये रेजोल्यूशन ठीक है, क्या ये सारे मेंबर ठीक हैं। तो जब आपने समिति रजिस्टर कराई होगी तो उसमें भी आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की सभी मेंबर की कॉपी दी होगी, मे भी आपके पास होगी ही वो। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वो ले सकते हैं सारे मेंबर्स की कॉपी, गांव में वेरीफाई करेंगे, ठीक है समिति है, काम कर रहे हैं, ये मेंबर्स जेन्युइन हैं। और जो मुख्य 3 मेंबर हैं उनके आधार, पैन कार्ड तो बिल्कुल कंपलसरी है, सिस्टम में उनकी डाटा अपडेट होगा। उनके भी सिर्फ बनाए जाते हैं, बेसिकली कस्टमर सिस्टम में भी ऐड किए जाएंगे, और साथ में उनकी असेट्स और लायबिलिटी यानी उनके नाम भी कोई लोन है या उनके नाम कोई प्रॉपर्टीज हैं, यानी खासकर एग्रीकल्चर लैंड उनके नाम हो सकती है, उनके पर्सनल नाम से ट्रैक्टर हो सकते हैं, उनके पर्सनल नाम से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पहले भी हो सकते हैं जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस तरह की डिटेल और वेरीफाई करके फिर वो लोन पास होगा, उसका सैंक्शन लेटर। तो मुख्य कागज यही है, केवाईसी आपकी अपनी संस्था के, केवाईसी अपने मुख्य 3 मेंबर्स के, रिजोल्यूशन की कॉपी, बाकी सारे मेंबर्स के केवाईसी, आधार, पैन कार्ड भी बैंक का अधिकारी जो विजिट करेगा वो वेरीफाई कर सकता है, ले कॉपी साथ में लगा भी लेते हैं बैंक वाले कई बार। तो ये सारे के सारे पेपर होके बैंक आपको एक सैंक्शन नोट देगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी हम भेजेंगे, जो हमारी बात हुई है डिपार्टमेंट से कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बैंक की तरफ से भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लेटर जाएगा कि हमने इनका लोन पास कर दिया है और आप सब्सिडी इस अकाउंट में, बैंक के इस अकाउंट में डाल दीजिए। इनकी सब्सिडी में आना ना आना, देर होना, जल्दी होना, ये कई बार प्लस माइनस हो सकती है, इसलिए बैंक इस आधार पे लोन करेगा कि क्या हम इस संस्था को लोन दे सकते हैं, क्या ये काम कर लेंगे, क्या ये ठीक लगे हैं, क्या इनके सिविल रिकॉर्ड अगर किसी के खराब है तो बैंक लोन करने की इश्यू है, बैंक लोन नहीं कर सकता उस केस में। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें मैच होती हैं, सारी चीज़ें लोन पॉलिसी के हिसाब से हमारी अलाइन हो जाएंगी, तो हम लेटर देंगे, सैंक्शन लेटर। सरकार उसमें 50% सब्सिडी पहले डालेगी और 50% सब्सिडी बाद में डालेगी। ये सरकार समय अनुसार अपना स्कीम के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कब डालेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको 90% लोन देना और सरकार को इन्फॉर्म करना कि हमने लोन कर दिया है, आपका लेटर वेरीफाई करना सरकार ने जो आपको इशू किया है कि ये हमने इसको फर्स्ट सैंक्शन दे दी है, और सरकार को बताना कि ये सब्सिडी दे दो। और जब सब्सिडी आ जाएगी उस सब्सिडी को लिंक करना और रिमेनिंग जो बचा हुआ पैसा है उसके हिसाब से फिर बाद में किस्त को रीशेड्यूल करना और आपके उस रखवाली करना, बेसिकली बैक एंडेड सब्सिडी का, सरकार के पैसे की, कि कहीं कोई दिक्कत ना होए, कोई मशीन बेच दे या कोई और नुकसान कर दे या काम ना करे
या कहीं और स्टेट में सरकार की पॉलिसी अगर है कि बाहर स्टेट में नहीं ले जानी है या कुछ इस तरह की पॉलिसी को डेविएट करे, तो सरकार बैंक से वो पैसा आपको बिना बताए, आपसे जो भी डिस्कशन होगा सरकार का वो करके बैंक से पैसे मांग सकती है और पूरा पैसा फिर बैंक आपको आपसे वापस मांगेगा। ये बैक एंडेड सब्सिडी का मतलब है। इसके अलावा सर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में या कोई और जानकारी चाहिए तो। शक्ति सिंह जी, आपने बहुत ही डिटेल में ये जो हमारे साथी किसान बैठे हैं इनको समझाया है। इसमें जो की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं तो मैं इसको सम अप करना चाहूँगा दोबारा से। एक तो इंडिविजुअल की जहाँ शक्ति सिंह जी ने बात की है वो है CHC। यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर, एक अकेला किसान 30 लाख तक मिनिमम की मशीनरी खरीदेगा, जैसे कि ग्रुप में खरीद ली जाती है। उसको लोन AIF में, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लोन होगा, जिसमें मिनिमम 4 मशीन हमें बाय करनी होती हैं मिनिमम। उसकी जो KYC लगेगी वो है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके अनुसार उसका सिबिल स्कोर देख के उसको लोन कर दिया जाएगा। जैसे ग्रुप है जिसमें 9 मेंबर होते हैं, उसमें जो पहले 3 मेंबर हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है, उनका सिबिल स्कोर चेक करना भी जरूरी है। उसके आधार पे लोन जे प्रोसीजर आगे स्टार्ट किया जाएगा बैंक की ओर से। बैक एंडेड सब्सिडी की जो बात शक्ति सिंह जी आप कर रहे हैं वो 50% सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देनी है, पहले 50% आफ्टर वेरिफिकेशन देनी है। लेकिन आपका जो लोन है वो सैंक्शन होने के बाद साथ के साथ पूरा पैसा डिस्पर्स हो जाएगा जहां से आपने कोटेशन लगाई है, जैसे हम नॉर्मल लोन लेते हैं। शक्ति सिंह जी, इसमें मुझे एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो पहले 3 की मेंबर हैं ग्रुप के, उनमें से अगर किसी एक का सिबिल स्कोर में कोई दिक्कत आ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं? ग्रुप के 3 मेंबर हैं अगर, तो उनके किसी सिबिल स्कोर में दिक्कत है तो अगर संस्था को अपना कोई मेंबर चेंज करना है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कराई है वहाँ पे इन्फॉर्म करें, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने आपकी सब्सिडी इन्फॉर्म करी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे इन्फॉर्म करें और उनसे वेरिफिकेशन करके कि हमारे रिकॉर्ड में ये चेंज हुए हैं, और हमारे रिकॉर्ड में गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म हो जाए कि ये चेंज होने के बाद भी इस संस्था को सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद दोबारा रीवेरिफिकेशन बैंक इनिशिएट कर सकता है कि कोई मेंबर ऐसे एक्चुअली है और संस्था उसको कहती है कि अब आप हमारा पार्ट नहीं है संस्था का, तो वो उसको निकाल के एग्जिट करके कोई और मेंबर भी डाल सकती है एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो प्रोसेस पूरा करके, तो वो हो सकता है, तो दोबारा रिकंसीडर हो सकता है वो वाला। जी, अंत में एक बार हमारे किसान भाइयों को दोबारा से बता दें कि इसके लिए कौन कौन से कागजात, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो हमारा ग्रुप है। इंडिविजुअल के लिए तो मुख्यतः उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और साथ में अगर उनके नाम कोई असेट्स हैं, कुछ भी असेट्स लायबिलिटी स्टेटमेंट अगर 3 लाख से ऊपर का लोन बैंक देता है तो वो कंपलसरी होती है। उनके नाम जो भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है और ज़मीन है, तो उसकी प्रूफ देखने के लिए कि क्या ये असेट्स इनके हैं, असेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट पूरा करने के लिए ये मेन डॉक्यूमेंट है। इंडिविजुअल के अलावा ग्रुप में ग्रुप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नॉर्मली सोसाइटी में रजिस्टर होते हैं, उसका पैन कार्ड, उसके बाईलाज की कॉपी वो भी सोसाइटी में उन्होंने जमा कराई होती है, और उसके मेंबर के कई बार आधार कार्ड, पैन कार्ड ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो मेंबर सही में है। और 3 मुख्य मेंबर के आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी हैं, उनके सिबिल भी चेक होते हैं। और उन 3 मुख्य मेंबर की असेट्स और लायबिलिटी स्टेटमेंट के लिए अगर जैसे इंडिविजुअल की है उनके नाम कोई प्रॉपर्टी, संपत्तियां हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइन हार्वेस्टर हैं, कार है, कुछ भी है असेट, उसका सबूत, उसकी आरसी की कॉपी या जमीन की फर्द की कॉपी अगर है तो उसकी इंफॉर्मेशन के रूप में ये जो जमीन की कॉपी या असेट्स की कॉपी बैंक लेता है, ये इस स्कीम के तहत हम रहन नहीं कर सकते। मॉर्गेज बोलते हैं या रहन बोलते हैं, वो नहीं कर सकते। हम इस स्कीम में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में, सिर्फ आपकी असेट्स लायबिलिटी की कॉपी लेंगे। ये भारत सरकार की CGTMSE स्कीम के तहत गारंटी है। इसकी गारंटी फीस बैंक आपसे लेके सरकार को जमा कराएगा और बैंक ही आपकी इस गारंटी फीस को आपके अकाउंट में वापस रिफंड कराएगा। ये बैंक का काम है, बैंक का प्रोसेस है। और उसी स्कीम में हम आपकी
सिक्योरिटी कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे। इसलिए हम आपकी कोई ज़मीन इस स्कीम के लिए या आपकी कोई प्रॉपर्टी या आपकी कोई गाड़ी को रहन, हाइपोथेकेट, मॉर्गेज कुछ भी नहीं करेंगे, मगर ये आपकी इंफॉर्मेशन देने के लिए और जो लोन पास करने वाली अथॉरिटी है उसको डिसीजन लेने के लिए कि क्या इनका नॉलेज, एक्सपीरियंस है और उसके डॉक्यूमेंट क्या है। अगर इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है, आपने पिछले साल भी इस तरह का काम किया है, वो एड ऑन है संस्था बैंक एम्प्लॉय को या बैंक अधिकारी को लोन पास करने में हेल्प करने के लिए कि हाँ ये एक्सपीरियंस, क्योंकि हर पहलू पे बैंक लिखता है, उसके प्रोसेस में है, ये सारी पहलुओं पे नज़र मारी जाती है। इसमें इसके अलावा जो सोसाइटी है उन्होंने रेजोल्यूशन, सारे मेंबर्स मता बोलते हैं, रेजोल्यूशन बनेगा। पहला मता बनेगा बैंक में खाता खुलाने के लिए, अगर खाता है तो उसकी जरूरत नहीं है, वो खाता खुल चुका है करंट अकाउंट संस्था का, एसबीआई में खुलवाने के लिए, क्योंकि एसबीआई कर रहा है इसको। हाँ, तो दूसरा है कि एक रेजोल्यूशन या एक मता फिर आएगा कि वो सारे मेंबर ये लिखेंगे कि हम सबने ऐसे ऐसे इतनी तारीख को यहाँ मीटिंग की है, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि सीएचसी में हमारा अप्रूवल हो गया है सरकार की तरफ से। अब बैंक से लोन लेने के लिए हम इन 3 प्रधान सचिव और ट्रेजरर, खजांची, इन तीनों को हम अथराइज अधिकृत करते हैं बैंक से संबंधित सारे दस्तावेजों पे संस्था की तरफ से साइन करने के लिए। ये 3 हमारे अधिकृत हैं। हाँ जी, अधिकृत हैं। ये 3 मेंबर हमारे अधिकृत हैं। जितने भी लोन डॉक्यूमेंट होंगे वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी कंपलसरी है। कोई भी संस्था कोई भी काम करती है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है हर स्टेप पे, तो ये उसका एक मुख्य पार्ट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक में लगभग हर जगह पे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल फॉर्मेट गया हुआ है। उसमें आपकी संस्था, आपका नाम चेंज करवा के बैंक वाले आपके इम्प्लीमेंट की डिटेल, हाँ कोटेशन मैं बतानी भूल गया था, कोटेशन एक ज़रूरी पार्ट है, कोटेशन भी इसमें कंपलसरी है और कोटेशन के हिसाब से ही उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेगी कि कितने रुपए की वो इम्प्लीमेंट आते हैं, और वो बैंक वेरीफाई भी करता है कि क्या ये इम्प्लीमेंट लगभग इतने रुपए के हैं या नहीं है, अपने डीलर से या अपने पुराने रिकॉर्ड से। खासकर जैसे हमारे बहुत सारे टाई अप हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड है, जैसे एग्रीजोन के साथ हमारा टाई अप है तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि कौन सी इम्प्लीमेंट की लगभग क्या कीमत है, तो उसके हिसाब से बैंक वेरीफाई करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी वो डिटेल डाली जाएगी। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे अपलोड कराने में बैंक आपकी हेल्प करेगा। एक छोटा सा आपको आईडी पासवर्ड बनाना होता है एआईएफ की साइट पे, और फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करानी होती है। उस पूरी प्रोसेस में बैंक आपके साथ बैंक सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, बैंक पूरा साथ है। बैंक के ज़्यादातर अधिकारियों को, जितनी भी हमारी लोन की सेल हैं, उनको उनमें से किसी न किसी अधिकारी को प्रॉपरली ये पता है कि ये कैसे करना है। शक्ति सिंह जी, इसमें आपने कोटेशन की बात की, इसमें मल्टीपल जगह से मशीन्स खरीदी जाती हैं, क्योंकि एग्रीजोन बेलर, रेक, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल ये मशीनें तो देगा, लेकिन ट्रैक्टर तो किसी और का ही लेना पड़ेगा। तो मल्टीपल कोटेशनें इसमें एप्लीकेबल होंगी। मल्टीपल कोटेशनें एप्लीकेबल होंगी। किसान भाई, जितनी भी जगह से आप अगर ट्रैक्टर किसी का भी ले रहे हैं, एग्रीजोन के इम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कोटेशनें वहां से ही आएंगी। सभी की कोटेशनें एक जगह बैंक एक जगह पे जाएंगी। हाँ जी, और पेमेंट भी उसी के हिसाब से उनके डीलर को ही होगी। जो आपका 10% मार्जिन है, मान लीजिए 30 लाख में 3 लाख मार्जिन है, तो उसके 2 तरीके हैं। आप अपने संस्था के अकाउंट में डलवा के 3 लाख और आपके 27 लाख लोन के साथ बैंक डीलर को पूरा का पूरा पैसा दे, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने वो दे रखा है तो उसका देने का अकाउंट ट्रांसफर का सबूत और डीलर की रसीद कि हमारे पास इस संस्था का इस पर्पज के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए हमारे पास आ चुके, वो भी आप बैंक में दे सकते हैं। तो बैंक फिर वो रसीद लगा के बाकी रिमेनिंग लोन अमाउंट डीलर को दे देगा। मगर ये बैंक की जिम्मेवारी है इंश्योर करना कि पूरा का पूरा पैसा डीलर को जाए, या तो साथ बैंक भेजेगा अगर आपने नहीं दिया है, और अगर आपने दिया है तो उसकी रसीद और उसका सबूत ट्रांसफर का वो आपको देना पड़ेगा। जी शक्ति सिंह जी, ये जानकारी किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी थी और सभी के पास पहुंचनी बड़ी जरूरी थी। आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। अब किसान भाइयों को ये भी बता दें कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आपके हेड ऑफिस ने, ये सभी ब्रांचों को सचेत कर दिया है, उनके पास ये मैसेज पहुंच गया है कि मेरा किसान कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करता तो वहां ये इन्फॉर्मेशन है?
हमारी तरफ से हमने अपने सभी शाखाओं को, सभी हेड ऑफिसेज को, जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे अधिकारी हैं, सभी को बताया हुआ है। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो ब्रांच को अगर नहीं पता है तो वो RACC हमारी जो सेल होती है जहाँ पे ये लोन सैंक्शन होता है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये बातें बताई गई हैं। तो RACC के नाम से लगभग सारी ब्रांचें, गाँव की खासकर ब्रांचें RACC सेल से लिंक हैं और ज़्यादातर गांव की ब्रांचों के थ्रू ही ये लोन होते हैं। तो वो RACC सेल में एटलीस्ट किसी न किसी को पता होगा। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, कोई भी बात पूछनी है तो आप कोई भी एग्री जोन से या किसी एजेंसी से या किसी भी ब्रांच से हमारे बारे में पूछ सकता है, संपर्क कर सकता है भारतीय स्टेट बैंक से। शक्ति सिंह जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साझा की, किसान भाइयों के सभी सवाल इसमें उनको समाधान मिल गया है, आपका धन्यवाद करते हैं। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।